जी की अध्यक्षता में आज की बैठक संपन्न होगी। मैं इसका समर्थन करता हूँ। मैं श्री अमित नमन जी के बारे में थोड़ा सा आपको परिचय दे रहा हूँ। श्री अमित नमन जी इस रेलवे में डिप्टी सीपीओ से आज के 8 साल पहले सेवानिवृत्त हुए और डिवीजन में भी सीनियर डीपीओ के पद पर रहे। वर्तमान समय में आप इस देश का पेंशनरों का जो सबसे बड़ा फेडरेशन है भारत पेंशनर समाज, जिसकी मेंबरशिप 20 लाख है, उसके आप द्वितीय वरिष्ठ पदाधिकारी है, ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल और 72 रेलवे पेंशन एसोसिएशन के आप कार्यकारी अध्यक्ष जी भी अध्यक्ष है और आपका स्टेब्लिशमेंट के संबंध में बहुत अच्छा आपका मतलब समझिए कि बहुत अच्छी उनकी जानकारी है। और मैं आप लोग की जानकारी के लिए बता दे रहा हूं कि 72 रेलवे पेंशन एसोसिएशन में लगभग जितनी समस्याएं आई लगभग 80% केवल सीपी ग्राम के माध्यम से आपने समस्याओं का समाधान करवाने का काम किया है। और जब आपके सामने जब हस्ताक्षर हो गए बात करेंगे तो अमेंडमेंट बिल से लेके कैसे कैसे पाइप हुआ, उसके बाद भारत पेंशन समाज ने क्या रणनीति बनाया है, इन सब बातों पे आपको पूर्ण रूप से आपको जानकारी देने का काम करेंगे। आज की बैठक की अध्यक्षता श्री अमित लीडरशिप में हो रहा है और संचालन का काम श्री एसपी से निर्धारण किया जा रहा है। आज सबकी संयुक्त बैठक की कार्रवाई प्रारंभ हो, इससे पूर्व मैं सभी से आग्रह करूंगा कि हमारे दाहिनी तरफ से सभी लोग अपना संगठनात्मक परिचय दे दें ताकि एक दूसरे से अवगत हो जाए। धन्यवाद। भैया अशोक कुमार सिंह, आपके सेक्रेटरी मुन्नीलाल गुप्ता, महामंत्री 72 रेलवे पेंशन एसोसिएशन और मैं भारत पेंशन समाज का मैनेजिंग कमेटी मेंबर भी हूँ। धन्यवाद। मैं रुपेश कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ परिषद एवं संयोजक पेंशनर प्रकोष्ठ से हैं संयोजक। विजय नारायण मिश्रा आज का पेंशनर रामानंद यादव एग्जाम में काम किया हूँ। वैसे मैं नेशनल एक्स सर्विसमेन कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर हूँ। ये फौजियों का संगठन है पूरे भारत का और हर जगह से बल्कि वैसे जिलाध्यक्ष ही हूँ, लेकिन मेरा वर्चस्व है और राष्ट्रीय लेवल का। मैं बीपी पाठक, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पेंशन परिषद का मैं विजय शंकर मिश्रा, उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त हूँ। से हल्दी सेवानिवृत्त है और पहली बार आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। सीपीएम सिंह अध्यक्ष, सेवानिवृत्त कर्मचारियों पेंशन एसोसिएशन नेशनल पार्टी के नाम से वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स, जिसमें देश के सभी तकनीकी विभागों के इंजीनियर्स का डिप्लोमा इंजीनियर्स का एक संगठन है। सभी विभागों के पेंशनर्स का एक संगठन बाटे, उसका मैं मंडल सचिव हूँ और जेपी का अनुसूचित है पेंशनर्स कमेटी है, जिसमें सभी स्टेट की वाइज का एक फेडरेशन है जो स्टेट लेवल पर है, उसका मैं जोनल कोऑर्डिनेटर। आ गए
आओ तो ही बोली है ना हाँ बोले मैं नसीम साहब अपना को साथिया दिवाली में पंचायत फैसला एसोसिएशन का मैं एबीएम साहब पेंशनर्स उत्तर प्रदेश पेंशनर्स परिषद का सदस्य हूँ सिंह मैं बीएसएनएल से रिटायर मनजीत सिंह प्रसाद बीएसएनएल से मैं अमीय रमन भारत पेंशन समाज जो इस देश में तमाम पेंशनर्स लगभग 450 पेंशनर्स एसोसिएशन का बहुत बड़ा फेडरेशन है। आज के डेट में जो ये आंदोलन हम लोग का चल रहा है उसको लीड कर रहा है, उसका संयुक्त महासचिव ज्वाइंट सेक्रेटरी चल रहा है और पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन का वर्किंग प्रेसिडेंट। अजीत कुमार कोहली उत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन का महामंत्री। देखिए सर, आप 87 साल का है, 87 ईयर के एकदम युवा पेंशनर है। स्वास्थ्य विभाग उत्तर रेलवे पेंशनर एसोसिएशन के महामंत्री आदरणीय के कोहली साहब, पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष एवं भारत पेंशनर समाज के संयुक्त महामंत्री, पेंशनरों के हित में 24 घंटे अनवरत कार्य करने वाले ऐसे हमारे अमीर रमन साहब, पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर एसोसिएशन के संगठन मंत्री आदरणीय सुभाष चौधरी साहब, महामंत्री हित मुनीलाल गुप्ता साहब, कार्यालय मंत्री अशोक सिंह जी, नरसिमुद्दीन जी और बाकी जैसे पाठक जी, पांडे जी, नरसिंह प्रसाद जी, ICPMC जी, सैनी जी, पाठक जी, रामानंद यादव जी, हमारे विश्व साहब, हम लोग एक साथ इनकलाब किए हैं अचानक। अनिल किशोर पांडे जी, हरिनारायण पांडे जी और जिज्ञानंद नलेसगा, उन सभी का आज इस संयुक्त बैठक में पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर एसोसिएशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 25 मार्च को भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1/1/2026 के पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ न देने के संबंध में संसद में एक अध्यादेश पारित करा लिया गया। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम सभी एकत्रित हैं। पिछले लगभग हफ्ता 10 दिन से हम लोग कभी कचहरी में, कभी डिप्लोमा इंजीनियर में एक दूसरे से मिल रहे हैं। आज ये तीसरी बैठक है। आने वाले दिनों में भी बैठकों का यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा, क्योंकि यह समस्या बहुत बड़ी है। अगर समय पे सब एकजुट होकर, चाहे वो केंद्र हो चाहे
अगर हम सभी लोग इसका मुकाबला नहीं किए, इसका पुरजोर विरोध नहीं किए, तो यह सरकार अभी तो 26 के पहले की बात कर रही है, आने वाले लोगों के लिए भी घातक होगी। इसी क्रम में मैं ज्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले पेंशनर समाज के लिए काफी जद्दोजहद करने वाले हमारे पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन समाज एवं भारतीय पेंशन समाज के आदरणीय अमेर रमन साहब को आवाज दूंगा, ताकि अपने अनुभवों को आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं और ये बताना चाहता हूं कि आज पूर्वोत्तर रेलवे के पेंशनर्स आंदोलन के पृष्ठभूमि में एक बहुत बड़ा आज का दिन जो है, हम समझते हैं कि ऐतिहासिक दिन है। स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा जब यहाँ पर न केवल पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन बल्कि तमाम पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि उपस्थित हैं। वो इसमें से कुछ राज्य सरकार के हैं, रेलवे सुरक्षा बल के हैं, पुलिस से भी रिटायर्ड हैं और भारत संचार निगम लिमिटेड से भी रिटायर्ड हैं। तो ये एक अपने में बहुत बड़ी बात है। और भी सेना से भी हैं, फौज भी हैं, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अधीन तमाम जो अंडरटेकिंग्स हैं, राज्य सरकार के अधीन भी कुछ अंडरटेकिंग्स हैं, और भी आने वाले वक्त में हम उम्मीद करते हैं कि स्वायत्त शासी संस्थान, ऑटोनोमस बॉडीज, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय इत्यादि जितने भी सरकारी अर्ध सरकारी संगठन हैं, सबके प्रतिनिधि एक साथ पूरे देश में इकट्ठा होंगे और पेंशनरों के विरुद्ध अगर कोई काला कानून लाया गया, अगर कोई साजिश रची गई, तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। साथियों, इस समय 2025 चल रहा है। हम सब लोगों ने एक सपना देखा था कि जब 1/1/26 आएगा तो 8वें वेतन आयोग का संस्तुति लागू होगा और उसमें निश्चित रूप से हम सब लोगों का जो पेंशन है वो उसमें एक जंप आएगा, एक उछाल आएगा। और अभी जब 25 मार्च को लोकसभा और राज्यसभा में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फाइनेंस बिल ला के उसको पारित कराया, तो अचानक हम सब लोगों की उम्मीदों पे पानी फिर गया। आश्चर्य तो तब हुआ जबकि अगले ही दिन राज्यसभा में भी वो बिल पारित हो गया और आनन फानन में राष्ट्रपति महोदया का भी उस पर दस्तखत हो गया। फाइनेंस बिल है क्या? बेसिकली आज के डेट में जो परिस्थिति है, ये पेंशन से संबंधित तमाम जो नियम है, कानून है, वो नियम कानून इस चीज की गारंटी देते हैं कि पेंशनर इस 6वें वेतन आयोग का रिटायर्ड हो अथवा 5वें वेतन आयोग में रिटायर्ड हो अथवा 4थे वेतन आयोग में रिटायर्ड हो, कभी भी रिटायर्ड हो, सबको अंतिम वेतन का 50% पेंशन जो है वो निश्चित रूप से मिलेगा। इसमें कोई भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं है वर्तमान में। क्यों? क्योंकि 1979 में एक डीएस नकारा करके आर्मी के सिविलियन पेंशनर थे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के, जिनके नाम पे आज भी हम सब लोग पेंशनर दिवस मनाते हैं। तो उन्होंने एक कानूनी लड़ाई लड़ी थी और उस समय सरकार ने एक अध्यादेश जो लाया था उसमें ये कहा था कि एक पर्टिकुलर डेट से पहले के जो पेंशनर हैं
वो इस रेट से पेंशन पाएंगे और बाद वाले इस रेट से पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार जो है समानता का, उसका ये उल्लंघन है, इक्वालिटी बिफोर लॉ का उल्लंघन है। और उनके मामले में वाई.बी. चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में फुल बेंच ने बैठ के एक डिसीजन दिया कि ये जो सरकार कानून लाई है ये असंवैधानिक है। और साथ साथ उनकी डिक्री ही नहीं हुई, बल्कि वो जो जजमेंट था उस जजमेंट में बहुत सारी नए नए हाइपोथेसिस दिए गए, फंडामेंटल्स दिए गए। और सबसे महत्वपूर्ण उसका जो वर्डिक्ट था उसमें यह कहा गया कि पेंशन कोई भीख नहीं है जो एम्प्लॉयर की मर्जी पर निर्भर करता हो, बल्कि वह एम्प्लॉय के द्वारा अपने सेवा काल में की गई सेवा का परिणति है एक तरह का। और इस परिणति को पाकर वह सम्मान पूर्वक जीवन जिए, इसके लिए ये कानून पारित किया गया है। साथियों, इसकी गहराई में जाइए, जरा सा आप यहां गौर कीजिएगा। सब लोगों को मैं थोड़ा सा अटेंशन पे सबका करना चाहता हूं। आप सब लोग जानते हैं कि हम सारे पेंशनर्स जो हैं वैसे ही दो हिस्सों में बट गए हैं। 114 के बाद न्यू पेंशन स्कीम आ गया और पहले वाले जो लोग हैं वो पुरानी पेंशन स्कीम से शासित होते हैं। सबको क्लियर है? अब देखिए, यहां पे जो सबसे बारीक चीज है वो ये है कि जब न्यू पेंशन स्कीम लागू हुआ तो सरकार ने कहा कि हम आपके वेतन से पेंशन के नाम पे जितना कटौती करेंगे उतना ही पैसा हम आपको अपनी ओर से देंगे। पता है ना? है? इसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन। सही बात है। और जब ओल्ड पेंशन की बात आई, जब हम लोग की बात चलती है तो सरकार ये कहती है भैया वहां तो हमने कर्मचारियों से लिया था, यहां पर जो ओल्ड पेंशन वाले हैं इससे हम लोगों ने कुछ नहीं लिया। सच्चाई ये है कि सरकार इस चीज को तो बड़े ही आराम से कह देती है, लेकिन हकीकत ये है कि हमसे लिया नहीं तो सरकार ने दिया भी तो नहीं अपना अंशदान जो 50% देना होता था। और सच पूछिए जो वो 50% उसने दिया नहीं, ये भी एक तरह का जो सरकार का कंट्रीब्यूशन हमको जो मिलता वो नहीं मिला, और उसी के एवज में हमें पेंशन दिया जाता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पेंशन को डेफर्ड वेज भी कहा है। डेफर्ड वेज समझ रहे ना? ये भी आपका एक तरह का वेतन है, लेकिन ये अलग तरीके का वेतन है जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है। और कौन सा वेतन है? अपना जो अंशदान, अपना जो हिस्सा भारत सरकार ने नहीं दिया वही पेंशन के रूप में आपको दिया जाता है। सही बात है? तो इस चीज के लिए आप आश्वस्त रहिए। हम लोग बिल्कुल जो कहते हैं ना कि सरकार की भीख नहीं है, बिल्कुल ये सही बात है। हम अपने हिस्से का पाते हैं। अरे शर्म तो उनको करना चाहिए जो पता लगा साहब मेज थपथपा के एक ही बार में अपना 1/4 पेंशन जो है बढ़ा लेते हैं, और अखबार अथवा टीवी न्यूज कहीं नहीं छपता है। और जब हम लोगों को केवल 2% डीए मिलता है तो पूरा देश में डंका पिट जाता है कि केंद्रीय कर्मचारियों को, केंद्रीय पेंशनरों को 2% डीए दिया गया। ये जो विडंबना है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना है। और सच पूछिए तो किसी ने एक शेर भी कहा है कि वो कत्ल भी करते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता, और हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। 2% मिलता है तो पूरे देश में बदनामी हो जाती है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर को 2% मिल गया, और यहाँ 24%।
बढ़ जाता है, पेंशन बढ़ जाता है, भत्ता बढ़ जाता है, वेतन बढ़ जाता है, तो कोई हल्ला नहीं मचता। आज के डेट में पुराने जमाने वाला हो रिंगटोन वाला जो टेलीफोन है कहीं नहीं चलता है, लेकिन आज के डेट में भी उस टेलीफोन का भत्ता हजारों में हमारे माननीय लोगों को मिलता है। बीएसएनएल वाले जानते होंगे अच्छी तरह से, सही बात है। तो हाँ, अरे क्या है, कितना हम नस निकालेंगे, लेकिन जो सच्चाई है वो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ बारीक बारीक चीजों को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हम लोग 1/1/16 के बाद इसी उम्मीद में थे ना कि 10 साल बाद हमारा पेंशन बढ़ेगा, और 10 साल बाद बढ़ता क्या है ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग है। वास्तव में बढ़ता कुछ नहीं, होता क्या है कि आपको समय समय पे साल में 2 बार जो महंगाई भत्ता मिलता है, डीए मिलता है, जनवरी और जुलाई के महीने में। तो जनवरी और जुलाई के महीने में जो आपको महंगाई भत्ता मिलता है उसको सरकार क्या करती है, उस महंगाई भत्ते का सबसे पहले अनाउंसमेंट होता है। और जनवरी वाला जो अनाउंसमेंट होता है वो कब होता है? इस बार अभी जनवरी वाला कब अनाउंस हुआ है? मार्च के बाद अनाउंस हुआ है, यानी कि 4 महीने बाद हुआ है। तो ये जो 4 महीने का अभी तक लगा नहीं है, किसी को मिला नहीं है, तो 4 महीने बाद अगर आपको वो महंगाई मिला भी, तो वास्तव में क्या हुआ कि इस 4 महीने की अवधि में आपने पुराने ही रेट से आपने पेंशन पाया, और बढ़ी हुई महंगाई तो जनवरी से बढ़ गया, लेकिन उसका आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिला, और मिला तो 4 महीने बाद में। तो ये जो एक पीरियड है ये अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पीरियड है जिसका हमें कोई लाभ नहीं मिलता। नंबर 2, आपको अप्रैल के महीने में जो मिलने वाला है वास्तव में वो ड्यू कितना था? 2.99%। पता है ना आप लोग को? 2.99% आपका ड्यू था, और सरकार ने अनाउंस कितना किया? सरकार ने अनाउंस किया 2%, यानी कि 0.99% क्या हो गया, उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया। 0.99% को सरकार ने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। तो ये तो मैं ये करंट जो महंगाई भत्ता है इसकी बात कर रहा हूं कि 2.99 ड्यू था, और केवल 2% आपको दिया गया। ध्यान देके सुनिए भाई, बहुत कुछ बातें हो रही हैं। 2.99% ड्यू था, लेकिन सरकार ने अनाउंस कितना किया? सिर्फ 2% किया, 0.99% को कैरी फॉरवर्ड कर लिया। अब यहां इंटरेस्टिंग चीज है, ये तो इस बार की बात है। अब सोचिए 1/1/2016 से कितनी बार ऐसे ही महंगाई ड्यू हुआ। कभी 2.46 हुआ, कभी 3.87 हुआ, कभी 4.56 हुआ। पॉइंट वाला सारा का सारा सरकार क्या कर गई? वो खा गई, चबा गई। बड़ा अच्छा शब्द कह रहे हैं, चबा गई, सरकार उसको नहीं दी। तो ये जो पॉइंट वाला जो चीज था, एक तो जो अनाउंस किया 2.99 के बदले 2.2% जो दिया, वो 4 महीने के अंतराल पे आप उसका उपभोग कर पाते हैं। और दूसरा चीज जो 0.99 है, ये तो जज्ब कर जाती है सरकार। तो इस तरह 1/1/16 से लेके 10 साल की अवधि में 20 इंस्टॉलमेंट होता है डीए का, और 20 इंस्टॉलमेंट में पॉइंट के हिसाब से आप जो सबका गिनती काउंटिंग कीजिए तो बहुत बड़ा एक फिगर होता है, ठीक है ना, जिससे आप वंचित हो जाते हैं। और सच्चाई ये है कि जब पे कमीशन आता है, बात को हमारा पॉइंट को पकड़ रहे हैं, जब पे कमीशन आता है तो वो जो कैरी फॉरवर्डेड 0.99% हुआ, 0.46 हुआ, 0.56 हुआ,
ये क्या होता है, इसी को एकोमुलेट करके सरकार एक फिटमेंट टेबल बना देती है, ठीक है ना, फिटमेंट फैक्टर बना देती है और इससे मल्टीप्लाई करके आपका पेंशन निर्धारित हो जाता है। आप बात समझ रहे हैं ना। देखिए, नीति आयोग देश का सबसे बड़ा संस्थान है जो सरकार के लिए नीतियां बनाती है। उसके अध्यक्ष रहे हैं सरदार मोंटेक सिंह अहलूवालिया। उन्होंने अपने बयान में बड़ा सीधा सा, बड़े सीधे सपाटे शब्दों में उन्होंने कहा है कि एक वेतन आयोग वास्तव में जो पेंशनर का अथवा कर्मचारी का जो ड्यू महंगाई भत्ता होता है, वो ड्यू महंगाई भत्ता भी नहीं देती है, बल्कि वो निचोड़ा हुआ महंगाई भत्ता देती है। स्क्वीज्ड डीए वर्ड इसको दिया, स्क्वीज्ड डीए। क्यों स्क्वीज्ड डीए? इसलिए क्योंकि 2% जो जनवरी में मिलना था वो मिल रहा है अप्रैल में, ठीक है ना। तो ये आपका निचुड़ गया। तो कहा एक तो स्क्वीज्ड डीए देती है और ऊपर से जो कैरी फॉरवर्डेड जो फिगर होते हैं उसको अगर जोड़ लीजिए तो उसको एक फिटमेंट टेबल के फैक्टर के रूप में सरकार देती है। तो अलग से सच पूछिए तो सरकार के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ता है। लेकिन दुखद बात यह है कि आज देश के जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस और इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह, वो सब क्या कहते हैं कि सरकार की रेवेन्यू पर पेंशन सबसे बड़ा बोझ है। कहते हैं ना, सबसे बड़ा बोझ है। भैया, जब माननीय लोग मेज थपथपा के इकट्ठे चौथाई बढ़ा लेते हैं तब बोझ नहीं है। एक एक माननीय अपने अलग अलग कार्यकाल का अलग अलग पेंशन लेते हैं तब बोझ नहीं है। और जब हम 33 साल की सेवा करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं और उसके बाद अगर हमको पेंशन के रूप में जो हमारा जायज, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है वो जब मिलता है तो भैया हम बोझ हैं। ये कैसे संभव है? सच पूछिए तो ये कुछ नहीं है बल्कि सरकार का एक तरह का फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है। अगर हमारा ड्यू 2.99% हमको टाइम पे दे दिया जाए, जनवरी में ड्यू है तो जनवरी में हमको पेमेंट कर दिया जाए, इसको कैरी फॉरवर्ड ना किया जाए और ये अगर ईमानदारी से दे दिया जाए तो हम समझते हैं कि वेतन आयोग की कोई जरूरत ही नहीं। यहां एक चीज और बताना चाहते हैं कि ये 2.99% का इस बार जो अनाउंसमेंट हुआ, ये 2.99% ये लाया कहां से? ये महंगाई भत्ता कहां से आता है? तो सरकार क्या करती है, अपने आइडेंटिफाइड, सरकार के द्वारा चिन्हित कुछ दुकानें हैं, ठीक है ना, पता लगा उनका ग्रोसरी शॉप किराने का अलग दुकान है, FMCG गुड्स का अलग दुकान है, सब्जी का अलग दुकान है, फ्रूट्स का अलग दुकान है, अपने दुकान है उनके, और उन दुकानें से कोटेशन लिया और साहब उसके रेट, उसके आधार पे महंगाई का परसेंटेज उन्होंने अनाउंस कर दिया। भैया ओपन मार्केट से लो ना, सर्वे करो ना, क्यों चिन्हित तो दुकानों से लेते हैं? यानी कि वहां भी बेईमानी है। तो हर जगह तो अव्यवस्था है, अनियमितता है और फिर भी हम बोझ हैं। तो किसी कवि ने बड़ी अच्छी बात कही है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सही बात है। तो साथियों, ये जो हम 10 साल का इंतजार करते हैं और उसके बाद ये हमें उम्मीद रहती है कि हमें पेंशन मिलेगा। क्यों उम्मीद रहती है? क्योंकि डीएस नकारा वाले केस में सर्वोच्च न्यायालय ने ये व्यवस्था दिया कि सारे पेंशनर को एक समान, एक नीति के पॉलिसी के हिसाब से पेंशन मिलेगा। लेकिन जब 25 मार्च को सरकार ये कानून लेके आई और पारित कराई और उस कानून में ये लिखा गया कि सरकार को ये अधिकार है
कि वो रिटायरमेंट डेट के आधार पर पेंशनरों में भेदभाव कर सकती है। वास्तव में अंग्रेजी शब्द का अगर ट्रांसलेशन पूछिएगा तो यही शब्दावली है। Government can make distinction amongst pensioners on the basis of their date of retirement. What is this? ये क्या है? आपने सारे कानून को, सारे न्याय को ताक पे रख दिया। और आपकी नीयत क्या है? इसका मतलब आप ये है कि आप किसी एक पर्टिकुलर डेट के बाद रिटायर होने वाले को ही किसी वेतन आयोग का आप लाभ दीजिएगा। और यहीं पर सरकार जो है पूरे देश में एक भ्रम फैलाई है और पूरे देश में यह आवाज उठ रही है। क्या आवाज उठ रही है? कि प्रबल संभावना है कि 1/1/26 के बाद रिटायर होने वाले लोगों को ही 8वें वेतन आयोग का बेनिफिट मिले और 1/1/26 से पहले जो रिटायर्ड हैं, यानी कि हम लोग जो हैं, हम लोगों को 8वें वेतन आयोग का लाभ ना मिले। तो ये नाजायज है कि नहीं है? बोलिए, नाजायज है ना? 10 साल तो हम लोगों ने इंतजार किया। भैया मेरे, जब 7वां वेतन आयोग आया तो 7वें वेतन आयोग के संस्तुति में बड़ा साफ लिखा था कि जब महंगाई 50% क्रॉस कर जाए तो वेतन में उसको जोड़ दिया जाए और अलग से वेतन आयोग बैठाने की जरूरत नहीं है। ये क्लॉज था, किसमें था? 7वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशन में था। सरकार मान लेती तो भाई बात ही खत्म हो जाती, लेकिन सरकार ने नहीं माना, कहा कि नहीं, हम वेतन आयोग बैठाएंगे। तो भैया हम लोग तो 2023 से डिमांड कर रहे हैं कि वेतन आयोग बैठाओ, वेतन आयोग बैठाओ। और जब वेतन आयोग आप अनाउंस कर दिए तो कानून ये लेके आए कि हम मनमानी करेंगे डेट ऑफ रिटायरमेंट के आधार पे, डेट ऑफ रिटायरमेंट के आधार पे भेदभाव करेंगे। तो भैया ये चीज तो बर्दाश्त नहीं होगा। अब देखिए, इस देश का जो सबसे बड़ा अग्रणी पेंशनर्स का संगठन है, जिसमें 20 लाख से ऊपर पेंशनर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। BSNL के लोग भी उससे जुड़े हुए हैं, तमाम RB के लोग जुड़े हुए हैं। एक दो क्या बताऊं, इतने सारे जुड़े हुए हैं, कुछ कहने का हद नहीं। आप लोग के हाथ में पत्रिका है, इस पत्रिका को देखिएगा, इसके मैनेजमेंट को देखिएगा। इसमें सेक्रेटरी रेलवे अलग है, सेक्रेटरी BSNL अलग है, सेक्रेटरी आर्मी सिविलियंस अलग है, ऑटोनोमस बॉडी अलग है, स्टैट्यूटरी बॉडी अलग है, सबके अलग अलग सेक्रेटरी बनाए गए। तो इतना बड़ा जो संगठन है, उसने आह्वान किया कि हमें इस लड़ाई को जीतना है और वो 3 फार्मूले से जीतना है। पहला फार्मूला ये है कि हमें सोशल मीडिया के थ्रू इस लड़ाई को लड़ना है। सोशल मीडिया, ठीक है ना? सोशल मीडिया में फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इस तरह करके तमाम विधा है, इस पे लड़ना है। दूसरा उसने कहा कि सरकार से लड़ने के लिए वित्त की आवश्यकता है, सब लोग इसमें डोनेशंस दें, दान दें। और तीसरा चीज कहा कि हमें यूनाइटेड होने की जरूरत है। तो हम लोगों के मन में आया और भारत परिसर समाज का नंबर 2 की स्थिति का पदाधिकारी होने के नाते मेरे जहन में ये सवाल उठा कि हम लोग पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन का गोरखपुर में 6 ब्रांच चला रहे हैं और इसके अलावा हमारी तमाम ब्रांचेज है, भटनी भी है, छपरा, बलिया और क्या बोलते हैं, इलाहाबाद, सारनाथ, वाराणसी, प्रयागराज, रामबाग, इधर खैलाबाद, बस्ती, गोंडा, लखनऊ, सीतापुर, उधर चले जाइए बरेली, काशीपुर, काठगोदाम, कन्नौज वगैरह तमाम हमारी ब्रांचेज हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि इतनी सारी हमारी ब्रांचेज हैं तो हम लोग इन ब्रांचेज के इर्द गिर्द जो अदर डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको भी क्यों ना संगठित करके अपनी आवाज को बुलंद करें। और उसी विचार के तहत आज आप लोगों के साथ हम लोग बैठे हुए हैं और हमारा पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन के जितने भी पदाधिकारी हैं,
आज बहुत ही गौरवान्वित हैं, बहुत ही खुश हैं, बहुत ही आत्मसंतोष का अनुभव कर रहे हैं कि हम अपने पेंशनर बिरादरी के बीच में, हम सब लोगों की बिरादरी एक है, हम सब लोगों की बिरादरी एक है और हमारी बिरादरी का नाम क्या है? पेंशनर। हमारी अलग कोई जाति नहीं है, हम सिर्फ पेंशनर जाति हैं। साथियों, कहने को तो बहुत कुछ है और तमाम विसंगतियों को हम अगर लगेंगे गिनाने तो काफ़ी समय जाया होगा। और यहाँ पे चूंकि तमाम संगठन के प्रतिनिधि हैं तो ऐसी स्थिति में समय का ख्याल रखते हुए हम अपनी बातों को यहीं पे विराम देना चाहेंगे और एक छोटा सा कोट कहना चाहेंगे। जब हम चुप रहकर सब बर्दाश्त कर लेते हैं तो दुनिया कहती है कि हम बहुत अच्छे हैं, परंतु एक आध बार भी अगर हम हकीकत का बयान करते हैं तो हम सबसे बुरे बन जाते हैं। जमीर हमसे बेचा ना गया वरना शाम तक हम भी अमीर हो जाते। मुझे जिंदगी का इतना तजुर्बा तो नहीं, पर सुना है सादगी और ईमानदारी से अपने ही लोग हमें जीने नहीं देते। गलत लोगों की जीत तभी तय हो जाती है, जरा गौर फरमाइएगा, गलत लोगों की जीत तभी तय हो जाती है जब सही लोग चुप होकर बैठ जाते हैं। लेकिन अब यह बर्दाश्त नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।